मैं अमृता मैम। इसके पहले हम लोगों ने फसल उत्पादन चैप्टर को कंप्लीट किया था। उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिए थे, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। आज हम आपको विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। विद्युत धारा चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे? विद्युत धारा आप जानते हो ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तारों में, जिसके द्वारा आपके घर में बिजली बल्ब जलता है, फ़ैन चलता है, एसी चलता है, कूलर चलता है, तो वो सब किसके कारण होता है? विद्युत धारा के कारण होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक। जैसे आप कहते हैं करंट मार दिया, करंट जो होता है वही विद्युत धारा होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा और उसका मात्रक पढ़ेंगे। विद्युत धारा के क्या क्या स्रोत होते हैं, मतलब कहाँ से आपको विद्युत धारा मिलती है, वो पढ़ेंगे। विद्युत वाहक बल और विभवांतर और प्रतिरोध पढ़ेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे। विद्युत प्रभाव एवं रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ और उसके अवयव एवं प्रतीक पढ़ेंगे। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ पढ़ेंगे। विद्युत घंटी घरेलू उपकरणों में प्रयोग और सावधान या सुरक्षा उपाय पढ़ेंगे। अमीटर तथा वोल्टमीटर का परिचय एवं कार्य पढ़ेंगे। पर अभी आज हम लोग सारा नहीं पढ़ पाएंगे, तो थोड़ा सा 2-3 टॉपिक्स आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत जो है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा आप जानते हो ना, किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वैसे विद्युत भी जो है वो एक ऊर्जा का एक रूप है। दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। घरों में बल्ब, पंखा, टीवी, हीटर, फ्रिज इत्यादि को चलाने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं विद्युत के द्वारा ही चलती हैं। इसके अलावा वो बिना उसके हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार बड़े बड़े कारखानों में मशीनों तथा खेती के लिए पानी के पंप चलाने के लिए भी विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है। इस इकाई में हम विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। अब विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए कि जब किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है। घर्षण द्वारा मतलब एक दूसरे से रगड़ करके। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास दो पदार्थ हैं, जिसमें से हम दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो रगड़ने पे क्या होता है? हो सकता है एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जाए। तो क्या होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल गया है उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन चला गया है उस पर ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो होती है धनावेशित को प्रदर्शित करती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो है वो ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। तो सपोज ये हमारा ऋणावेशित पदार्थ हो गया, ये धनावेशित पदार्थ हो गया। अब अगर इसको हम किसी तार से जोड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगेगा इधर से इधर की ओर। तो जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी धनावेशित से ऋणावेश की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। तो किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। हमने भी आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेश हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणावेश होगा। किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणावेश होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक के से तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धनावेश के चलने की दिशा में माना गया है। यानी अगर जिधर की ओर ऋणावेश प्रवाहित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उसके विपरीत दिशा में जो है धारा प्रवाहित होगी, हम कह सकते हैं कि धनावेश के प्रवाह की दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा होती है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, यानी I बराबर Q/T। इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने T का मान क्या कर लिया, 1 ले लिया, तो I किसके बराबर हो जाएगा? I बराबर Q हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 का मतलब हुआ एकांक। तो एकांक समय में किसी चालक तार में से जितना भी आवेश प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसकी विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होगा उसे हम लोग एम्पियर कहते हैं, ये मूल मात्रक होता है। तो यदि Q बराबर 1 और कूलाम
और t बराबर 1 सेकेंड हो तो 1 एम्पियर क्या होगा, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चालक तार में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो अर्थात यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। विद्युत धाराएं दो तरह की होती हैं, एक होती है दिष्ट धारा और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में इसको AC और DC पढ़ते हैं, आपने सुना होगा AC और DC। तो दिष्ट धारा बच्चों, दिष्ट धारा को दुष्ट धारा मत कर दीजिएगा, बच्चे को क्या करते हैं, दिष्ट से दृष्ट बना देते हैं और दृष्ट से दुष्ट बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिष्ट धारा जो है DC कहलाती है, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को AC कहते हैं, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हमारे घरों में जो मेन से आता है, विद्युत मेन से जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, जबकि सेलों से जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या होती है, दिष्ट धारा या DC कहलाती है। अब टॉर्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए शुष्क सेल यानी टॉर्च सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज, पंखा आदि चलाने के लिए पावर स्टेशन से प्रयुक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टॉर्च से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त धारा जो है वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब विद्युत धारा के हमारे स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ से हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो विद्युत धारा के निम्नलिखित स्रोत हैं, एक विद्युत सेल होता है, विद्युत जनरेटर होता है, जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं इसको हम लोग। तो विद्युत सेल आप जानते हो घरों में हम लोग टॉर्च में, खिलौनों में यूज़ करते हैं। तो विद्युत सेल क्या है, उसमें रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, जो रासायनिक पदार्थ जो है से रासायनिक ऊर्जा मिलती है। रासायनिक ऊर्जा को हम लोग किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी विद्युत सेल का जो सिद्धांत हुआ वो क्या है कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। विद्युत सेल की रचना और कार्यविधि के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की 2 छड़ें प्रयोग की जाती हैं। इन छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें विद्युताग्र या विद्युत इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। जो बर्तन होता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं, और जो द्रव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। इस द्रव को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड और अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघट्य व बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका विद्युत बर्तन हो गया, पात्र हो गया, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो विद्युत अपघट्य कहलाएगा, और जो 2 छड़ें डूबी हुई हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन 2 छड़ों में से एक धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है। जो धनावेशित होती है उसे धनोद कहते हैं, और जो ऋणावेशित होती है उसे ऋणोद कहते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर धनावेश एकत्रित होने लगते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश होता है उसे कैथोड कहते हैं, हिंदी में ऋणोद कहते हैं, और जिस पर धनावेश संचित होता है उसे एनोड कहते हैं, हिंदी में धनोद कहते हैं। ठीक है, एनोड का मतलब धन से रिलेटेड है तो धनोद कहलाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऋणोद कहलाएगा। ऋण से रिलेटेड है तो इसे ऋणोद कहलाएगा। कैथोड को ऋणोद और एनोड को धनोद। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, अगर हम इसको किसी चालक तार से ऐसे जोड़ दें तो उसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होने लगता है, और आवेश के प्रवाह होने से क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब तक विद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोडों को मिलते रहते हैं, तार में आवेशों का प्रवाह होता रहता है, जिससे विद्युत धारा भी जो है प्रवाहित होती रहती है, और अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो उसमें तार में धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। अब विद्युत सेल के प्रकार, विद्युत सेल 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। आप जैसे देखिए, प्राथमिक सेल का मतलब क्या हुआ कि वो सेल जो कि एक बार ही यूज़ किए जाते हैं, वो अगर डिस्चार्ज हो जाएं तो उनको हम फेंक देते हैं। जैसे घड़ी में सेल लगाते हैं हम लोग, शुष्क सेल वगैरह लगाते हैं, खिलौनों में सेल लगाते हैं, तो वो क्या है, अगर खेलते खेलते वो डिस्चार्ज हो गए तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। पर कुछ ऐसे आते हैं रिचार्जेबल होते हैं। रिचार्जेबल यानी बार बार हम उनको चार्ज कर सकते हैं, यानी अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, फिर से वापस से वो क्या कर सकते हैं, चार्ज किए जा सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी होती है, और ऐसे ही बहुत से खिलौनों में भी चार्जेबल सेल लगे तो रिमोट में लगा सकते हैं, तो वो आपके क्या होती हैं, बैटरीज कहलाती हैं, यानी द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित यानी चार्ज नहीं किया जा सकता। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएँ
अनुत्क्रमणी होती है। अनुत्क्रमणी यानी जो अभिक्रिया एक बार हो गई, यानी जो रासायनिक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ में बदल गया तो वापस से वो अपने मूल पदार्थ में नहीं बदल पाता है। एग्जाम्पल है लेक्लांशी सेल। लेक्लांशी साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया लेक्लांशी सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल, शुष्क सेल और बटन सेल। बटन सेल जो घड़ियों में हम लोग लगाते हैं, प्राथमिक सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा धारा हमें प्रवाहित होती है। ये उसके चित्र हैं आपके बेटा में। लेक्लांशी सेल है, ये डेनियल सेल है और ये वोल्टी सेल है। अब लेक्लांशी सेल में देखिए क्या है, एक आपका बर्तन है, कांच का बर्तन रहता है। इसके अंदर एक सरंध्र पात्र रहता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा का चूर्ण और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है और इसमें एक कार्बन की रॉड लगी होती है। यही कार्बन की रॉड जो है वो धनोद का काम करती है और एक जिंक की रॉड जो होती है वो हम लोग क्या ऋणोद का कार्य करती है। और इसके अंदर जो होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का विलयन भरा होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब दूसरा है डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, एक सरंध्र बर्तन के अंदर आपकी ये एक रॉड लगी होती है, तांबे का इसमें हम बर्तन यूज़ करते हैं और हल्का गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरते हैं और एक कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं। और कॉपर सल्फेट के रवे जो होते हैं वो आपके रवे मतलब क्रिस्टल होते हैं जो कि पानी में घुल करके कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं। और ये जो गंधक का अम्ल होता है वो इसके अंदर होता है। तो इससे क्या होता है कि ये आपका डेनियल सेल काम करता है। वोल्टी सेल में क्या होता है, ये सबसे साधारण सेल होता है। ये आपका क्या है, एक पात्र में हम लोग 2 छड़ें, एक तांबे की छड़, एक जस्ते की छड़ डालते हैं और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरते हैं। डाइल्यूट विलयन रहता है जो कि आपका विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। फिर आता है शुष्क सेल। आपने घरों में कभी अपने सेल जो सेल यूज़ होते थे उनको कभी तोड़ा हो तो देखिए तो उसके अंदर काला काला निकलता है और एक अंदर काले रंग की रॉड निकलती है। तो जो शुष्क सेल होता है आप देखिए उसमें क्या होता है, जस्ते का बर्तन होता है जिसमें ऊपर एक बीच में रॉड होती है, उसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है। तो एक छड़ ये हो गई, एक का कनेक्शन इधर से होता है, एक पीछे से कनेक्शन होता है। तो एक ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया कैथोड और ये आपका बर्तन ही जो होता है वो कैथोड का काम करता है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। अब एक क्रियाकलाप ले रहे हैं कि एक शुष्क सेल लेकर उसका अवलोकन करें। सेल के